स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में। यानी हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी हम प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या मतलब है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है कि हम किसी भी समस्या के लिए या किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर कैसे निर्मित कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो हम उसके लिए क्या बनवाएंगे, एक कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर बनवाएंगे। ठीक है, यानी हम सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी समस्या का निदान करवाएंगे। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले या प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले चीज तो होती है थिंकिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम लिखते हैं। ये चीज आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हमने बताया था प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का प्रोसीजर क्या है, यानी क्रम क्या है। तो उसमें पहला क्रम बताया था कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को समझियो, डीप अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, और दूसरे नंबर पे जो भी आप प्रॉब्लम का हल कर सकते हो, यानी जो भी आपके दिमाग में बैठ रहा है कि हम इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का निदान करेंगे, यानी हम अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो भी आपके दिमाग में सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन सारे स्टेप्स को आप क्या करेंगे, कॉपी में मेंशन करेंगे एल्गोरिथम के रूप में। ओके फाइन। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही देखने जा रहे हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है वो 3 प्रकार की होती है। यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो अप्रोच लगा रहे हैं, यानी एल्गोरिथम जो तैयार कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। अब अभी मैं इसके बारे में डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, अभी डीप में हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इनके नाम जान लीजिए। पहली होती है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम भी कहते हैं। दूसरी होती है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, और इसको हम इफ एल्स या स्विचिंग की मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ये सब क्या होती है वही हम देखेंगे, डीप में देखेंगे इनको थोड़ा सा। थर्ड होती है आपकी इटरेटिव प्रोसेसिंग, जिसमें लूप होते हैं, रिकर्शन होते हैं और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने के लिए तो आप पूरी प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे, मतलब पाइथन में जब आप प्रोग्राम सीखेंगे, तब तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बट अभी हम थ्योरी के रूप में इन सारी चीजों को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग। सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग में हमने यहाँ पे लिखा है a sequential algorithm or serial algorithm is an algorithm that is executed sequentially। यानी जो sequential algorithm होती है या serial algorithm होती है, ये ऐसी algorithm होती हैं जो कि sequentially execute होती है। sequentially यानी एक सीरीज बनी होती है और प्रत्येक स्टेप पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं और बड़े सीधे साधे क्रम में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं। इसके आगे हमने लिखा है once through फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश विदाउट अदर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, है ना। यानी हमने यहाँ पे पहली लाइन में क्या देखा कि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को बड़े सीधे साधे तरीके से सॉल्व करते जाते हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक हम स्टेप बाय स्टेप बड़े सीधे साधे तरीके से चलते जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाते हैं। यानी कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की या बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना विदाउट अदर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, यानी हमें किसी अन्य एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी अन्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। बड़े सीधे साधे तरीके से हम अपने कार्य को परफॉर्म कर देंगे सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग में। इसको सेम आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये आपका सोर्स पॉइंट है और ये है आपका डेस्टिनेशन, यानी इस जगह आपको पहुँचना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बड़ी आसानी से बहुत अच्छा सीधा सीधा रास्ता मिल रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चल के बड़ी आसानी से और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। बस आपको स्टेप्स जरूर फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपकी सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, जिसमें बिल्कुल सीधा साधा रास्ता होता है ना। यानी आप सीधे साधे तरीके से स्टेप बाय स्टेप
फॉलो करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए अब हम सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग का यानी सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिक्वेंशियल बेस्ड एल्गोरिथम या सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं 2 नंबर का सम। 2 नंबर का सम मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में भी बता चुकी हूँ, यानी 2 नंबर के सम का एल्गोरिथम बता चुकी हूँ, और फिर से मैं आपको यहाँ पर 2 नंबर के सम का एल्गोरिथम बताने जा रही हूँ। यहाँ पे 2 नंबर के सम के एल्गोरिथम के पहले एक छोटी सी चीज ये देख लीजिए, यदि 2 नंबर का सम आपको दिया जाए तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपके माइंड में कहीं ना कहीं 2 नंबर स्टोर होंगे, जैसे आपके माइंड में स्टोर हुआ 2 और 3, ठीक है। फिर आपके माइंड में क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, और फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है। ये अलग अलग है ना, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके माइंड में सबसे पहले 2 नंबर स्टोर हुए हैं, है ना, यानी आपने 2 नंबर को रीड किया है या पढ़ा है, और उसके बाद आपने प्रोसेसिंग की है, और उसके बाद अपने दिमाग में आपने आंसर को स्टोर किया है, ठीक है। आप मुंह से तो बाद में बोलकर बताओगे कि 5 आंसर यहाँ लिख कर बाद में बताओगे, सबसे पहले ये चीज़ कहाँ होगी, आपके माइंड में होगी, फाइन ना, है ना। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, 2 नंबर आपके दिमाग में स्टोर हुए, फिर आपके दिमाग में प्रोसेसिंग हुई, और फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आंसर स्टोर हुआ, और फिर मुंह से बोलकर या हाथों से लिखकर आपने बताया है कि 5 जो है मैडम इसका आंसर है। तो कुछ इसी तरीके की वर्किंग होगी ना, ठीक है। तो अब इस तरीके की वर्किंग हमको कंप्यूटर से करानी है, ठीक है। अब कंप्यूटर से कराने के लिए हमें उसकी एल्गोरिथम लिखनी है कि हम 2 नंबर के जोड़ का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो उसकी अभी सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जब भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे 2 लाइनें जरूर आएंगी, एक तो स्टार्ट और एक एंड, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट। अब हमने लिखा है डिक्लेयर एन एम एंड सम। इस बात का क्या मतलब है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, दोबारा से यहाँ पे बना देती हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी बन चुका था और खिचड़ी जैसी हो रही थी। क्या हुआ था सबसे पहले, यदि जब हमने अपनी बात की थी यानी ह्यूमन माइंड की बात की थी, तो ह्यूमन माइंड में क्या हुआ था, कोई 2 नंबर जो भी हमको जोड़ना है वो हमारी ह्यूमन माइंड में पहले क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यानी हमारा दिमाग पहले 2 नंबर को रीड करता है ना, और वो 2 नंबर कोई से भी हो सकते हैं। फिर हमारे ह्यूमन माइंड में क्या होता है, ये दोनों नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और ऐड होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं, और उसके बाद जब दिमाग में स्टोर हो जाते हैं उसके बाद मतलब या तो आप मुंह से बोलकर बताओगे कि 5 आंसर आया, या लिख कर बताओगे, जैसे भी आपके पास सिचुएशन होती है आप वैसे अपना आंसर बताते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, सबसे पहले हमको ये बताना होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ह्यूमन माइंड से कंपेयर किया, तो ह्यूमन माइंड में 3 वैल्यू स्टोर हो रही हैं, ठीक है। 2 तो इनपुट की है, ठीक है, और एक वैल्यू किसकी है, आउटपुट की है, यानी 3 वैल्यू स्टोर हो रही हैं, ठीक है। अब हमारा तो ह्यूमन माइंड है, तो बताने की आवश्यकता नहीं कि भाई 2 नंबर का एडिशन करना है तो 3 मेमोरी स्पेस यानी 3 सेल कहीं ना कहीं खाली कर दो, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है ना। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेमोरी लोकेशन बतानी होगी कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाके डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहली चीज आपको मेमोरी ऑक्यूपाई करवानी होगी सिस्टम के अंदर, ठीक है। जैसे कि सीधा सा एग्जांपल आप देखते हैं ना, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे, तो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तब सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो मेमोरी में ही चेक करता है कि मेमोरी में इतनी स्पेस है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल की स्पेस फुल है, और आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या XYZ कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी डाउनलोड कर रहे हैं, और आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी वो लगभग फुल है या थोड़ी सी खाली है ना, यानी उसमें आप जो भी चीज़ नई डाउनलोड कर रहे हैं या नई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, वो मान लो 3 GB है और आपके मोबाइल में 2 GB ही जगह बची है, तो क्या होगा, क्या वो मूवी डाउनलोड हो जाएगी, नहीं होगी ना। सबसे
पहला नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपके मोबाइल में स्पेस खाली करो, इस मूवी को आने के लिए जगह नहीं है या इस सॉफ्टवेयर को आने के लिए जगह नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल की मेमोरी में जगह बनाओगे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इसमें सारा के सारा खेल जो है अधिकतर आपका 80% वो मेमोरी का ही है, ठीक है। तो मेमोरी में वो स्पेस होनी चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर आके उसमें बैठता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी हमको कोई 2 नंबर स्टोर कराने हैं, कोई इनपुट देना है या व्हाटएवर जो भी वैल्यू हमें कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करानी है, सबसे पहले हमें उसके लिए मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग आपको ही लगाना होगा कि हमें कितनी मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, तो जितनी वैल्यू उतनी मेमोरी लोकेशन, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 2 तो इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में आपको 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करनी होगी, ठीक है। अब कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है, तो बेसिकली देख लीजिए, आपकी कुछ इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसमें इस तरीके के सेल्स बने होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, इस तरीके के सेल्स बने होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम अपने प्रोग्राम में एल्गोरिथम लिखते हैं एन, एम और सम, कंप्यूटर समझ जाता है कि उसे अपनी मेमोरी के अंदर 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करनी है, जो भी उसके पास खाली है या मतलब खाली अवेलेबल है, ठीक है। तो कंप्यूटर इस केस में क्या करेगा, उसके पास सपोज ये 3 मेमोरी लोकेशन खाली है, तो उसने एक मेमोरी लोकेशन का नाम एन दे दिया, एक का एम दे दिया और एक का नाम क्या दे दिया, सम दे दिया, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन का नाम है सम, सपोज ये वाली है ना, आपको हो सकता है ढंग से दिख नहीं रहा, ये सम लिखा है मैंने, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। 3 मेमोरी लोकेशन बन गए, ठीक है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरे स्टेप में हमने लिखा है रीड एनी 2 नंबर, यानी कोई से भी 2 नंबर रीड करो, उनको एन और एम के अंदर जाके स्टोर कर दो। यानी ये जो आपकी लाइन है ना, रीड एनी 2 नंबर और ब्रैकेट में एन एंड एम लिखा है, इसको आप क्या कर, इसका ये मतलब हुआ सीधा सा कि कंप्यूटर को कोई 2 नंबर लेना है और उसको एन और एम नाम की मेमोरी लोकेशन में असाइन करवाना है। देखिए, ये जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं ना, ये हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कॉपी के ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि जो कोड जैसा मैंने लिखा है ऐसी कोड आपको सब दूर मिल जाए, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम के कोड हैं, ये हम अपने हिसाब से लिखते हैं, फाइन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यही कोड आपको कहीं और मिल जाएंगे, तो कहीं और देख के आप कहोगे मैंने आपने कोड गलत बताया है, या मेरा कोड देख के किसी और का मोबाइल प्रोग्राम देख के आप कहोगे कि उसका कोड गलत है, ऐसा नहीं है ना। एल्गोरिथम में आपको जैसा भी सूटेबल लगे उस तरीके से आप अपनी एल्गोरिथम लिख सकते हो, ठीक है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं रीड एनी 2 नंबर ना, या फिर रीड वैल्यूज एन एंड एम, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे तरीके। तो मैंने इसको बोला है कि भाई क्या करो, तुम 2 नंबर को रीड करो और उसको एन और एम के अंदर डाल दो। अब ये 2 नंबर कहाँ से रीड करेगा, जो यूजर देगा। तो अभी हम अपने दिमाग में प्लानिंग बना रहे हैं कि सपोज एक सॉफ्टवेयर हमने बना दिया। अब सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सॉफ्टवेयर में ये होगा कि यूजर कोई 2 नंबर देगा, कंप्यूटर उसको अपने अंदर स्टोर करेगा और आंसर देगा। जैसे कैलकुलेटर का एग्जाम्पल ले लो, तो कैलकुलेटर को हम एज्यूम करें कि हमें कैलकुलेटर बनाना है, तो पहले तो दिमाग के अंदर लाओ कि कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो कैलकुलेटर 2 नंबर लेता है, या जितने भी नंबर आप देते हो वो लेता है, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी आप बोलते हो वो प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है, फाइन ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2 नंबर को ही ऐड कराना है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया, तो यूजर इसमें 2 नंबर इनपुट कराएगा। तो हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि यूजर जो 2 नंबर इनपुट कराएगा वो कहाँ जाके स्टोर होंगे। तो हमने बता दिया कि यूजर जो 2 नंबर स्टोर कराएगा वो एन और एम नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगे। तो हमने कंप्यूटर को यहाँ पे आदेश दिया है रीड एनी 2 नंबर एन एंड एम, यानी तुम क्या करो, यूजर के द्वारा दिए गए कोई से भी 2 नंबर को पढ़ो और उसको एन और एम नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो, ठीक है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज यूजर ने इसको 2 नंबर दिए हैं, एक 2 और एक 3, ठीक है। हम जो अपने ह्यूमन माइंड का एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे उसी को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज यूजर ने 2 नंबर दिए हैं रन टाइम पर, 2 और 3, तो ये 2 और 3 कहाँ स्टोर हो जाएंगे, ये 2 और 3 स्टोर हो जाएंगे 2 एन के अंदर और 3 स्टोर हो जाएगा एम के अंदर, राइट। मतलब ये हम पूरा एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक।
कल्पना कर रहे हैं इस पूरे चीज़ की कि हमने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लोकेशन बना दी। अब जब हम सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो उसमें ऐसा होगा कि यूज़र जो भी 2 नंबर देगा वो इस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है। ओके, तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या है, जैसे आपके दिमाग में क्या हुआ था, हमने क्या करवाए थे, हमने ह्यूमन माइंड के अंदर 2 नंबर स्टोर करवाए थे। फिर हमारे दिमाग में उन 2 नंबर के ऊपर क्या हुई थी, प्रोसेसिंग हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम कंप्यूटर की टर्म में आते हैं तो हमने ये 2 नंबर इनपुट करा दिए, 2 और 3। अब क्या बारी आ गई, अब बारी आई प्रोसेसिंग की, यानी कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं कि भाई तूने एन और एम के अंदर 2 नंबर जो स्टोर कर लिए ना, उनको क्या कर दे, अब ऐड कर दे। तो हम इसको किस बात के द्वारा बताएंगे, यानी क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसके लिए। तो हमने चौथे नंबर पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, हमने कहा तुम क्या करो, एन और एम को क्या कर दो, जोड़ दो। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दो, जब हम जनरली मैथ्स के सॉल्यूशंस लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 + 3 = 5। ठीक है, जनरली हम मैथ्स में जब लिखते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग में इस तरीके के कुछ कैलकुलेशन लिखते हैं तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें जो आंसर है ना वो आपके लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, सपोज 5 इधर आ गया, इक्वल, और जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना वो राइट हैंड साइड चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये अंतर होता है आपके मैथ्स के कैलकुलेशन में और प्रोग्रामिंग के कैलकुलेशन में। यानी कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है, जो राइट हैंड साइड लिखा है ना, जैसे अगर उसे इक्वल का साइन मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल का साइन मिल गया, तो कंप्यूटर क्या करता है, राइट हैंड साइड जो भी इक्वेशन लिखी हो है, जो भी लिखा हो, कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करता है, किसको, जो भी राइट हैंड साइड लिखा हो उसको, और कैलकुलेट करने के बाद फिर इक्वल के लेफ्ट हैंड तरफ क्या करता है, उसका आंसर पुट कर देता है। ठीक है, जैसे 2 और 3 को कंप्यूटर ने जोड़ा, 5 में असाइन कर दिया। अब ये काम कैसे हो रहा है, आइए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। लिखा है n + m, यानी n के मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है, 2। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 प्लस, और m की मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है, 3। ठीक है, तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में 2 + 3, यानी इस चीज को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। यानी राइट हैंड साइड पहले कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है कंप्यूटर। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड कंप्यूटर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। हमने बोला 2 और 3 कैलकुलेशन परफॉर्म किया, यानी कंप्यूटर ने अपने दिमाग में, है ना, कंप्यूटर का माइंड है, इस माइंड में कहीं ना कहीं 5 स्टोर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर ने ये जो काम किया ना, ये राइट हैंड साइड, हम इस लेफ्ट हैंड साइड की अभी बात ही नहीं कर रहे, जो आपको ये तीर के इस तरफ दिख रहा है ना, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड हमने बोला एन मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू और एम मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू को तुम जोड़ दो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो एन के अंदर रखा हुआ है 2 और एम के अंदर जो रखा हुआ है 3, इसको क्या करेगा, इन दोनों नंबरों को जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो 5 नंबर को स्टोर कर लेगा अपनी मेमोरी में। ठीक है, अब हमने बोला कि तुमने अपनी मेमोरी में जो 5 स्टोर किया ना, उसको क्या करा, हमने ऐसे एरो के द्वारा बताया कि इस 5 नंबर को तुम सम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर असाइन कर दो। ठीक है, कंप्यूटर को हमने ऐसा आदेश दिया, तब कंप्यूटर क्या करेगा, जो 5 नंबर इसने अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर किया है ना, उस 5 नंबर को सम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करवा देगा। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम निर्देश लिख रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे निर्देशों का किस तरीके से पालन करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, ये काम हो गया, सम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर 5 स्टोर हो चुका है। हमने अपना ह्यूमन माइंड देखा था यहाँ पर, तो हमने क्या किया था, पहले तो हमारे दिमाग में 5 स्टोर हो जाएगा, फिर इस 5 को या तो हम बोल कर बताएंगे या लिख कर बताएंगे, या जो भी सिचुएशन होगी। जैसे मैं मुंह से पूछ रही हूँ तो आप मुंह से ही बोल के बता दो कि 5 आंसर। मान लो आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, थ्योरी पेपर दे रहे हो, और उसमें आपको लिखना पड़ा तो आप लिख कर बताओगे। ठीक है, यानी आप आउटपुट किसी ना किसी रूप में बताओगे। अब कंप्यूटर के पास क्या है, कंप्यूटर के पास तो मॉनिटर है, यानी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पे क्या करेगा, डिस्प्ले करके बताएगा जो भी आंसर है ना। तो अब हमने अगली स्टेप में कंप्यूटर से बोला डिस्प्ले सम। इस बात का ये मतलब है कि सम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यू रखी है ना, इसको तुम अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। तो कंप्यूटर
आउटपुट स्क्रीन पे, यानी आपके सामने जो भी आउटपुट स्क्रीन है, मॉनिटर है जो आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर पर, उस पर लिख देगा 5 कि 5 इसका आंसर है। कैलकुलेटर में आप जनरली देखते हो यही होता है। जनरली आप कैलकुलेटर में भी देखते हो तो क्या होता है, आप कैलकुलेटर में इस तरीके से 2 नंबर देते हो ना, 2 और 3, तो बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होते हैं, फिर उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म होता है और फिर वो कहीं ना कहीं अपने मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है 5, और जैसे आप इक्वल प्रेस करते हैं, वट एवर जो भी करते हो, तो आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिल जाते हैं ना 5। ऐसे ही कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी वट एवर आप यूज़ कर रहे हो डिवाइस, उसके स्क्रीन पे आपको 5 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि आपने निर्देश दिया ना डिस्प्ले सम। और फिर एट लास्ट अब हमने बोला बस आंसर आ गया, काम खत्म, हमने बोला स्टॉप। तो इस तरीके से आपकी 2 नंबर के एडिशन की ये एल्गोरिथम है। अब इस एल्गोरिथम की विशेषता क्या है, सीक्वेंस जैसे जैसे हमने स्टेप बताई ना वैसी वैसी चलती चली गई। यानी हमने बोला स्टार्ट तो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने बोला डिक्लेयर एन, एम एंड सम, तो कंप्यूटर ने क्या किया, अपनी मेमोरी में एन, एम और सम नाम के 3 मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर कर दिए। फिर हमने बोला रीड एनी 2 नंबर, यानी 2 नंबर को तुम रीड करो और एन और एम नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो। तो कंप्यूटर ने एन और एम नाम के मेमोरी लोकेशन में दोनों नंबर को स्टोर कर लिया। फिर हमने बोला कि जो एन और एम नाम के 2 नंबर स्टोर हुए ना, उनको तुम क्या करो, ऐड कर दो। तो कंप्यूटर ने उन 2 नंबरों को ऐड करके अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया। फिर हमने बोला जो स्टोर हुआ है ना डेटा, उसको तुम सम के अंदर असाइन कर दो उस वैल्यू को। तो कंप्यूटर ने जो भी आंसर था उसको सम नाम के मेमोरी के अंदर असाइन कर दिया। फिर हमने बोला डिस्प्ले सम, अब तुम जो भी आंसर आया है उसको तुम डिस्प्ले कर दो। तो कंप्यूटर ने डिस्प्ले कर दिया और फिर स्टॉप, तो फिर कंप्यूटर का काम खत्म। तो हमने कंप्यूटर को क्या किया, कंप्यूटर को 2 नंबर कैसे जोड़ेंगे उसका निर्देश दिया है, ठीक है। यानी एक प्रोग्राम तैयार करेंगे हम भविष्य में कि 2 नंबर का जोड़ कंप्यूटर इस तरीके से करेगा, ठीक है। और इसके लिए हम कोडिंग के रूप में कंप्यूटर को निर्देश लिख देंगे। तो पहले तो हमने ये एल्गोरिथम लिख दी, अब इसी को हम जब प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो कोड के रूप में परिवर्तित कर देंगे, और जो भी हम कोड के रूप में परिवर्तित करेंगे कंप्यूटर हमारा वैसा वैसा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता चला जाएगा, यानी हमारे दिए हुए निर्देशों का पालन करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, प्रत्येक स्टेप पे हम नया काम देते चले गए, कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता चला गया, यानी एक सीक्वेंस में, यानी एक लाइन बाय लाइन हमारा काम चला है, या एक सीरीज में काम चला है। पहले नंबर का काम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां। आई होप आपको ये 2 नंबर के एडिशन की एल्गोरिथम यहाँ पे और अच्छे समझ में आई होगी। फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही सरल तरीके से बताई थी क्योंकि स्टार्टिंग थी। यहाँ पे आपको और भी थोड़ा डीप कंसेप्ट मैंने बताया कि कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरीके से काम होता है, ठीक है। और इस तरीके की एल्गोरिथम आपकी कहलाती है सिक्वेंशियल एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरे तरीके की प्रोसेसिंग देख लेते हैं, एल्गोरिथम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन बेस्ड। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है decision based processing statements are used when the outcome of the process depends on some condition। बेसिकली जो आपकी डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग है, ये ऐसी प्रोसेसिंग है जिसमें हम किसी ना किसी रास्ते पे खड़े होके या किसी ना किसी कंडीशन पे खड़े होके कोई खास डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं ना, ये आपका सोर्स है और ये है आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। रूट नंबर 1 हो सकता है, रूट नंबर 2 हो सकता है, रूट नंबर 3 हो सकता है ना, चौथा भी हो सकता है। इस तरह कई सारे रूट हो सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक रास्ता सीधा है, वहाँ तक तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीधे सीधे चलते चले जाएंगे। अब आप इस जगह आके क्या करेंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि कौन से रास्ते को फॉलो करें कि हम अपने डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुँच जाएं। अब ये अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि मान लीजिए जो रास्ते जा रहे हैं उनमें से मान लीजिए एक रास्ता तो ये है कि लंबा है ना, आप टाइम में पहुँचोगे, लेकिन एकदम सीधा रास्ता है, बड़ी अच्छी सड़क बनी हुई है और आप फटाफट पहुंच जाओगे, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका रास्ता नंबर 1 सपोज, ठीक है। ये हो गया सपोज आपका रास्ता नंबर 2। इसमें क्या है, रास्ता थोड़ा सा हो सकता है इस
पहले वाले रास्ते की अपेक्षा छोटा हो, यानी आप यहाँ पे जल्दी पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिल जाए, रास्ते नंबर 2 पर ट्रैफिक बहुत है, रास्ता छोटा है लेकिन ट्रैफिक बहुत है। हो सकता है इसी तरीके से तीसरे नंबर का रास्ता है, ये मान लीजिए और भी छोटा है, लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये काफी उबड़ खाबड़ टाइप का है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, और ये रास्ता नंबर है आपका सपोज तीसरा, ठीक है। अब आपने 3 रास्ते देख लिए, अब क्या करोगे, आप सपोज इस पॉइंट पर खड़े हो, टर्निंग पॉइंट पर। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाओगे। अब फर्क पड़ता है कि आपके पास यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई व्हीकल है या आप पैदल हैं, ठीक है। यदि आप पैदल हैं तो आप थोड़े से रिस्क ले सकते हो, थोड़े से उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे चले जाओ, है ना, क्योंकि आप जल्दी भी पहुंच जाओगे, और पैदल में थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ है तो दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ठीक, मतलब आपके मन की बात है, निकल गए। ट्रैफिक बहुत है और आप पैदल हैं तो आप सेकंड रास्ते को भी फॉलो कर सकते हैं, तो क्योंकि आप पैदल हो। अब आपके पास गाड़ी है तो आप क्या करोगे, आप कौन सा रास्ता पकड़ोगे, पहले नंबर वाला, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो काफ़ी अच्छी है और आप बड़ी आसानी से आप सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकते हो अपने डेस्टिनेशन पे, है ना। यदि आपके पास गाड़ी है तो यहाँ तक संभव है, आप तीसरा रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं चुनोगे। दूसरा रास्ता थोड़ा पास है लेकिन ट्रैफिक बहुत है, तब भी आप इसको चुनना पसंद कम करोगे, है ना, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। और पहला रास्ता आप चुन लोगे। यदि आप पैदल हो तो हो सकता है आप दूसरा और तीसरे नंबर का रास्ता चुनो। यानी आपके पास एक मोड़ पे आके कुछ डिसीजन लेने का समय आ जाता है, ठीक है। यानी आपके पास प्रोग्राम करते टाइम में, प्रोग्राम को सॉल्यूशंस लिखते टाइम में कई बार ऐसी स्थिति हो जाएगी, ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ खास डिसीजन लेने होंगे। आपके पास 3-4 रास्ते होंगे और 3-4 रास्ते में से आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन लेना होगा अपने लिए, ठीक है। तो इस तरीके के जब सॉल्यूशन की बात आती है तो हम उसको कंसीडर करते हैं डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन द आउटकम ऑफ द प्रोसेस डिपेंड ऑन सम कंडीशन। डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग ऐसी प्रोसेसिंग्स होती हैं जिसमें जो आउटकम है, यानी जो आंसर है, वो डिपेंड करता है कुछ हमारे पास स्पेशल कंडीशंस के ऊपर, कि हम कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने आंसर को लेकर आ रहे हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो स्टार्ट, आप जानते ही हैं एल्गोरिथम लिखने से के लिए सबसे पहले स्टार्ट लिखना होता है। फिर हमने बोला रीड वैल्यू num1 एंड num2। इस बात का भी सीधा सा यही मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि तुम अपनी मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के सेल में क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि भाई तुम दो मेमोरी लोकेशन बना लो, एक num1 और num2 नाम का, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया, इसके पहले जस्ट जो आपने एल्गोरिथम देखी थी ना, इसमें हमने क्या बोलता है, डिक्लेयर कर दिए थे 3 मेमोरी लोकेशन, n, m एंड सम, ठीक है। अगर मान लो इसमें आप ये वाली लाइन स्किप कर जाते और आप डायरेक्ट लिख देते अपनी एल्गोरिथम तीसरी लाइन कि भाई 2 नंबर रीड करो n और m को, इसका मतलब यही है बेसिकली हम ये किससे के लिए लिख रहे हैं, हमारे समझने के लिए, है ना। तो हम यहाँ से भी समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर में 2 मेमोरी लोकेशन बनाने जिसमें इनपुट देना है और एक मेमोरी लोकेशन बनाना है जिसमें आउटपुट लेना है। तो आप इसको चाहो तो डीप में अच्छे से डिटेल्स में लिख दो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो जब हम लिख रहे हैं ना रीड वैल्यू num1 एंड num2 अपनी कॉपी में, तो वेल स्टूडेंट हम तो समझ गए कि हम कंप्यूटर में 2 नंबर क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, एक num1 के अंदर एंड num2 के अंदर, ठीक है। अब चाहो तो आप दूसरी लाइन लिख सकते हो कि डिक्लेयर मेमोरी लोकेशन num1 एंड num2, जैसा आपने 2 नंबर के एडिशन में लिखा था। और नहीं चाहो तो आप उस लाइन को स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो रीड वैल्यू num1 एंड num2। देखो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, शॉर्टकट मेथड अपनाते जाएंगे, यानी एक स्मार्ट वर्क करते जाएंगे। जितना कम लाइन का हमारा कोड होगा, जितने कम लाइन की एल्गोरिथम होगी, उतनी अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी हमारे लिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही समझ गए कि भाई कंप्यूटर को हम 2 नंबर रीड करवाएंगे, कंप्यूटर के अंदर 2 नंबर हम स्टोर करवाएंगे, और वो 2 नंबर एक num1 के अंदर स्टोर करवाएंगे, एक num2 के अंदर स्टोर करवाएंगे। यानी सीधी सी बात है, इस लाइन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि तुम अपने मेमोरी लोकेशन में एक num1 नाम का
एक num1 नाम का सेल ऑक्यूपाई कर लो और एक num2 नाम का सेल ऑक्यूपाई कर लो। num2, ये num लिखा है ना, तो सपोज num1 का ये सेल है और num2 का ये सेल है, और हम कह रहे हैं रीड वैल्यू। इसका मतलब ये है सीधा सा कि num1 और num2 नाम की तो मेमोरी लोकेशन जो बने ना, इसमें कंप्यूटर दो वैल्यू रीड करके स्टोर करेगा। तो सपोज हमने यहाँ पर दो वैल्यू स्टोर करवा दी, num1 के अंदर 2 स्टोर करवा दिया और num2 के अंदर 3 स्टोर करवा दिया। हम एल्गोरिथम किसका लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी दो नंबर है, इसमें से कंप्यूटर को फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को डिसीजन लेना होगा यहाँ पर कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेट है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डिसीजन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम ये कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं इफ, यदि num1 के अंदर कौन सी वैल्यू है? 2 है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं कि num1 के अंदर जो वैल्यू रखी है 2 और num2 के अंदर जो वैल्यू रखी है 3। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं यदि num1 के अंदर रखी हुई वैल्यू num2 के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है तो तुम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो num1 इज बिगर। तो आप खुद देखो यहाँ पे कंडीशन, क्या num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है? नहीं है ना। तो कंप्यूटर भी यही करेगा, कंप्यूटर देखेगा, कंप्यूटर से ऐसा बोला जा रहा है कि भाई क्या num1 के अंदर रखी हुई वैल्यू num2 से बड़ी है, यानी क्या 2 3 से बड़ा है। अगर ऐसा सही है तो तुम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दो num1 इज बिगर। अब यहाँ पर क्या हो गया? कंडीशन हमारी फॉल्स है। कंप्यूटर को भाई पता चल गया कि जो 2 है वो 3 से बड़ा नहीं है, तो कंप्यूटर क्यों प्रिंट कराएगा? क्योंकि कंप्यूटर को हमने बोला यदि ऐसा है, यानी num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है, तभी तुम स्क्रीन पर प्रिंट कराओ num1 इज बिगर, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं कराओ। अभी हमने इसको कुछ भी नहीं बोला, तो कंप्यूटर अपनी स्क्रीन को ऐसे ब्लैंक रहने देगा, इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। अब इसके विपरीत यहाँ पे कंडीशन देखते हुए चलिए आप। अब इसके विपरीत सेकंड लाइन जब हमने पढ़ी थी, इसे मान लो हमने जो 2 नंबर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाए थे, ठीक है, या कंप्यूटर ने जो 2 नंबर स्टोर किए थे वो सपोज ऐसे थे कि num1 के अंदर 3 था और num2 के अंदर 2 था। सपोज उल्टा हो जाता, क्योंकि ये तो नंबर हम कोई से भी दे सकते हैं ना, तुम्हारी मर्जी है। एक में 3 था, एक में 2 था। तो अब क्या होता है तीसरी कंडीशन में आकर? तीसरी कंडीशन में बोलते हैं यदि num1 के अंदर रखी वैल्यू, num1 के अंदर क्या रखा हुआ है 3 और num2 के अंदर क्या रखा हुआ है 2। ठीक है, हम कह रहे हैं यदि num1 के अंदर रखी हुई वैल्यू num2 के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है तो तुम क्या करो, num1 इज बिगर प्रिंट करा दो। अब यहाँ पर देखो, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो हाँ, अब ये कंडीशन ट्रू है। तब तो ट्रू नहीं थी। ट्रू नहीं थी, कंप्यूटर ने कुछ भी प्रिंट करके नहीं लिखा, क्योंकि कंप्यूटर को हमने यहाँ पे आदेश दिया है जब num1 की वैल्यू num2 से बड़ी हो, यानी जो हमने नंबर दिए ना 3 और 2, है ना, यानी num1 के अंदर रखा हुआ 3 जब num2 के अंदर रखे हुए 2 से बड़ा है, तब तुम क्या प्रिंट करा दो, num1 इज बिगर। इस कंडीशन में आउटपुट स्क्रीन पर कंप्यूटर प्रिंट करवा देगा num1 इज बिगर। ठीक है, ये आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस दे रहे हैं, और कंडीशंस जब सक्सेस होती है, सफल होती हैं, तभी कंप्यूटर वर्क करेगा। फॉल्स कंडीशन में यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हमने विपरीत कंडीशंस दी थी तब कंप्यूटर ने हम इस स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, जो हमने सबसे पहले कंडीशन दी थी, हमने कंडीशन दी थी यहाँ पर सबसे पहले num1 के अंदर 2 स्टोर किया था, num2 के अंदर 3 स्टोर किया था। ठीक है, अब जब हम इस कंडीशन पर लौट कर आते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर ने क्या किया था, चेक किया था यदि num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है तब तो तुम लिख दो num1 इज बिगर। पर जो हमारी कंडीशन थी इसमें num1 के अंदर तो 2 था और num2 के अंदर 3 था, तो ये जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। यानी यदि num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है तभी उसे प्रिंट करना है num1 इज ग्रेटर, यानी ऐसा होगा तभी कंप्यूटर ये कंडीशन फॉलो करेगा, नहीं तो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंप्यूटर हमारा की जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो कैसी थी, ब्लैंक थी। अब हम चाहते हैं भाई अगर मान लो बड़ी नहीं है वैल्यू तो कंप्यूटर कुछ तो लिख कर दे, क्योंकि कंप्यूटर कुछ लिख कर देता आउटपुट, तभी हमें हर चीज़ अच्छे से समझ में आती है।
तो इसके लिए हमने कोड आगे बढ़ाया और हमने लिख दिया एल्स, हमने लिखा एल्स यानी अन्यथा। अन्यथा क्या प्रिंट कर दो, num2 इज बिगर। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन देखो आप, एक बार फिर से अच्छे से पूरा प्रोग्राम समझो। num1 के अंदर तो 2 स्टोर है मेमोरी में और num2 के अंदर 3 स्टोर है। यहाँ पे हमने लिखा है यदि num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है, यदि ये कंडीशन ट्रू है, इस कंडीशन में कंप्यूटर को हमें प्रिंट करके देना है num1 इज बिगर। लेकिन कब लिख के देगा num1 इज बिगर, जब ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी हम कंप्यूटर से बोल रहे हैं यदि num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है तभी तुम प्रिंट करके दो num1 इज बिगर। तो कंप्यूटर ने यहाँ पे हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया क्योंकि num1 की वैल्यू num2 से छोटी है यहाँ पर। तो ये कंडीशन बेसिकली हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो, जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है इफ एल्स, इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, कंडीशन सही है या कंडीशन गलत है। अगर ये कंडीशन गलत होती है तब हमारा कर्सर आता है एल्स पार्ट में। एल्स का मतलब होता है यहाँ पे अन्यथा। ठीक है, देखो यदि ये कंडीशन सही है, ट्रू होती है, तब तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करके देगा num1 इज बिगर। अन्यथा वो कहाँ पहुंच जाएगा, एल्स में, और हमने कहा तुम प्रिंट करके दे दो num2 इज बिगर। तो अब इस कंडीशन में कंप्यूटर ब्लैंक नहीं रहेगा, अब हमें प्रिंट कर देगा num2 इज बिगर। ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करके हमें कंप्यूटर दे देगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे सिस्टम को कोई से भी नंबर दे सकते हो। अगर num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है तो इस कंडीशन में यदि ये पॉइंट सही है तब तो प्रिंट करके देगा वो num1 इज बिगर। सपोज यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा, तो इस कंडीशन में प्रिंट करके देगा वो num1 इज बिगर। अब ध्यान से सुनिए, इस कंडीशन में यदि इफ की कंडीशन ट्रू होती है तब हमारा कर्सर एल्स पार्ट पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और यदि इफ की जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 और 3 दिए हैं, तो कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो जब ये स्टेटमेंट गलत होता है तब कर्सर हमारा एल्स पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लेना, इफ कंडीशन के पास में लिखा हुआ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन के अंदर लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है वो सही होगा, तो इफ के पास में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि इफ कंडीशन के में लिखा हुआ, यानी इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ ये गलत होता है तो कर्सर हमारा एल्स पार्ट में आता है और फिर हमने जो भी लिखा है वो चीज़ फॉलो होती है, यानी अब num2 इज बिगर लिखा आ जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो, और ये कंडीशन ट्रू होती है तो num1 इज बिगर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन लगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चूज किया कि कंप्यूटर कौन सा स्टेटमेंट लिख कर देगा। तो इस तरीके की जो एल्गोरिथम है इसको हम क्या बोलेंगे, डिसीजन बेस्ड एल्गोरिथम। यानी यहाँ पे हमने कंडीशन के ऊपर डिसीजन लिया है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये वर्क करना है और ऐसा नहीं है तो ऐसा करना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो आपके एल्गोरिथम होंगे वो आपकी डिसीजन बेस्ड एल्गोरिथम कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब स्टॉप एल्गोरिथम हमारी खत्म हो गई और स्टॉप। नेक्स्ट आता है आपका इटरेटिव प्रोसेसिंग। इटरेटिव प्रोसेसिंग और रिपीटेशन प्रोसेसिंग और लूप प्रोसेसिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which allow execution of statements repeatedly following with a condition। यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए कि इटरेटिव प्रोसेसिंग को हम रिपीटेटिव प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको हम लूप प्रोसेसिंग भी कहते हैं। यानी इटरेटिव प्रोसेसिंग के 3 नाम हैं, इसको हम रिपीटेशन प्रोसेसिंग भी कहते हैं और लूप प्रोसेसिंग भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी इसमें आपको बुद्धिमानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, यानी इसमें आपको बुद्धि यूज, यानी इसमें आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, ये जो आपकी इटरेटिव प्रोसेसिंग है ये क्या करती है, विच अलाउ एक्सिक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉलोइंग विद द कंडीशन। बेसिकली इटरेटिव प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक एक लूप चलता ही जाता है। ठीक है, इसको आप सेम ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने देखी होगी हमारे घरों में एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें क्या होता है, टाइमर होता है। ठीक है,
आप टाइमर सेट कर देते हो 5 मिनट का या 10 मिनट का। सपोज आपने 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है ना, कपड़े धोने के डाल दिए, इसमें पानी डाल दिया आपने और कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया और 5 मिनट का टाइम सेट कर दिया। अब क्या होगा, ये मशीन क्या होगी, कंटिन्यू घूमती चली जाएगी। कब तक? 5 मिनट तक। यानी जो भी कंडीशन आपने दी है ना, उस कंडीशन तक ये कंटिन्यू घूमती चली जाएगी। और जैसे 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, यानी मान लो 5.1 मिनट भी हो जाता है, तो ये मशीन चलनी बंद हो जाती है, लूप खत्म हो जाता है। यानी लूप इटरेटिव प्रोसेसिंग या लूप प्रोसेसिंग ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसमें एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन के अंतर्गत जब तक हमने बोला है, कंडीशन दी है उसको, तब तक वो लूप कंटिन्यू चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। और जब जैसे ही हमने जो कंडीशन बोला है वो फॉल्स हो गई, यानी हमने जो कंडीशन दी थी उतनी बार वो लूप घूम चुका, हमने 5 बार बोली तो 5 बार घूम गया, 6 बार बोली तो 6 बार घूम गया, जितनी बार भी हमने बोला, यदि उतनी बार लूप घूम जाता है तो उसके बाद फिर वो लूप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी उतनी बार ही घूमता है जितना हम कंडीशन में सेट करते हैं। हमने कंडीशन में सेट किया 5, तो हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो 5 बार प्रिंट होगा और फिर उसके बाद बंद हो जाएगा प्रिंट होना। हमने 6 दिया तो 6 बार चलेगा। तो जब एक ही काम कई बार कंटिन्यू होते ही रहता है, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, और ये लूप तब तक चलता है जब तक यूजर द्वारा दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। चलिए आइए हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा है लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वीडियो पूरा देखना अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम डिसीजन में किस तरीके से हम इटरेटिव कंडीशंस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम है वो होगी n नेचुरल नंबर के सम की, यानी हमें सम करना है किसका, n नेचुरल नंबर्स के। यदि देखा जाए तो n नेचुरल नंबर्स के सम कैसे होते हैं, n नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 आपके जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आपसे कहा जाए कि n नेचुरल नंबर तक के सम करो, तो आपका पहला क्वेश्चन मुझसे क्या होगा, मैडम कोई लिमिटेशन तो बताओ कि नेचुरल नंबर तो भाई 0 से लेकर अनंत तक कितने भी हो सकते हैं। ऐसे तो आप करते ही चले जाओगे, कभी एंड ही नहीं होगा प्रोसेस। तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि 10 नेचुरल नंबर की कैलकुलेशन लगा दो या 5 नेचुरल नंबर की कैलकुलेशन लगा दो। तो यदि आपसे कहा 5 नंबर की कैलकुलेशन लगाओ तो आप क्या करोगे, 0 + 1 + 2 है ना, +3 +4 +5 इक्वल, है ना। मतलब मुझे आपको एक लिमिटेशन वाला पॉइंट बताना पड़ेगा कि 5 नेचुरल नंबर तक के सम मुझे जोड़कर दे दो। तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर 5 तक के सारे सम को आपस में जोड़ दोगे। तो आप अपने माइंड में बेसिकली आप 0 1 2 3 4 5 को स्टोर करोगे और इनको जोड़ोगे दिमाग में। यदि आपसे बोला जाए कि 3 तक, मुझे 3 तक के नेचुरल नंबर्स को जोड़कर दे दो, तो आप क्या करोगे, 0 + 1 1 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6। तो आप बोल दोगे मैडम 6 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम कंप्यूटर पे से करवाते हैं कि कंप्यूटर से यदि हमने कहा कि तुम n नेचुरल नंबर का सम करके दो तो कंप्यूटर कैसे करके देगा। तो उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना होगा। तब उस प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसका एक लॉजिक तैयार करते हैं एल्गोरिथम के रूप में। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले तो स्टार्ट, अभी तो आप समझ ही गए किसी भी एल्गोरिथम को लिखना है तो सबसे पहले स्टार्ट ही लिखना होगा। +1 1 1 + 2 3 3 + 3 6 देन 6 + 4 10 और 10 + 5 15, है ना। अब यही काम हमें कंप्यूटर से कराना है तो कैसे कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट, कोई भी एल्गोरिथम शुरू करनी है तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, स्टार्ट रीड n। यहाँ पे n क्या है, n वही नंबर है जो कि मुझे बताना होगा कि भाई तुम्हें यहाँ तक नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने, यानी यहाँ तक नेचुरल नंबर का सम प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे मुझे आपको ही बताना होगा ना कि 3 तक के नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करा दो, 5 तक के नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करा दो। इसी प्रकार कंप्यूटर को मैंने सबसे पहले बोला है, यानी दूसरे नंबर पे बोला है कि तुम क्या करो, एक n नाम का मेमोरी लोकेशन बना लो। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या करेगा, अपने दिमाग के अंदर एक n नाम का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेगा।
ठीक है। अभी आप ये उसी तरीके से कि एक मेमोरी है, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं और उसमें हमने एन नाम का मेमोरी लोकेशन बना दिया। जैसे कि हम अभी पहले बनाते हुए आए ना मेमोरी लोकेशन, हमने क्या किया था, ऐसे पूरा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेल्स देखे थे, है ना, और इन सेल्स के अंदर हमने कोई मेमोरी लोकेशन बना लेते, जैसे कि एन नाम का बना लिया। तो अब मैं क्या ये पूरा मेमोरी लोकेशन नहीं बना रही, सिर्फ और सिर्फ इतना सेल ही बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ना सेकंड नंबर की, इसमें मैं कंप्यूटर को आदेश दे रही हूँ कि तुम एक एन नाम का मेमोरी लोकेशन बनाओ और रीड एन, इसका मतलब मेमोरी लोकेशन बनाने के बाद यूजर तुम्हें जो भी नंबर देगा ना उसके अंदर स्टोर कर लेना, ठीक है। तो मैं एक दिमाग में मतलब एक कल्पना लेकर चल रही हूँ कि कंप्यूटर क्या करेगा, अपने मेमोरी लोकेशन में यूजर द्वारा दिए गए किसी न किसी नंबर को स्टोर कर लेगा। सपोज मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया 3, ठीक है। हम ज़्यादा 5 तक नहीं जाते, हम यहीं तक 3 तक के नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फिर मैंने कंप्यूटर से ये बोला, देखो ये जो आप नेचुरल नंबर का सम करवाओगे ना कंप्यूटर से, उसके लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और लॉजिक कुछ इसी तरीके से बनेगा जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ। फिर मैं कंप्यूटर से बोलूँगी कि तुम क्या करो, एक आई नाम का मेमोरी लोकेशन बनाओ, उसके अंदर 1 को स्टोर कर दो, और एक सम नाम का मेमोरी लोकेशन बनाओ, उसके अंदर 0 को स्टोर कर दो। ये जो मैंने लाइन लिखी ना, सेट आई इक्वल्स टू 1 एंड सम इक्वल्स टू 0, इसका यही मतलब हुआ कि कंप्यूटर से मैं ये बोलने जा रही हूँ कि तुम एक आई नाम का मेमोरी लोकेशन बना लो और उसके अंदर क्या स्टोर कर दो 1, और एक सम नाम का मेमोरी लोकेशन बना लो, उसके अंदर क्या स्टोर कर लो तुम 0, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लेना ये पूरा प्रोग्राम, पूरी प्रोसेस, पूरा लॉजिक, है ना। थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे यानी जटिल लगे, आप दोबारा प्रोग्राम चलाकर देख लेना, यानी सॉरी आप दोबारा वीडियो चलाकर देख लेना, बट इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 3 मेमोरी लोकेशन बने, एक तो एन जिसमें हमने एक लिमिटेशन सेट की है कि भाई 3 नंबर तक के तुमको प्रिंट करवाने होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हमने लिमिटेशन सेट कर दी। हमने एक आई नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया, उसमें 1 सेट कर दिया, एक सम नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया, उसमें 0 सेट कर दिया ना। इतना काम हमारा हो गया 3 स्टेप तक। चौथे स्टेप पे आगे बढ़े तो हमने बोला रिपीट स्टेप 5 एंड 6, यानी इसके बाद हमने 2 स्टेप्स और लिखे हैं, नंबर 5वीं और नंबर 6वीं। इन 2 स्टेप्स को क्या करना है, कंप्यूटर को बारी बारी से रिपीट करना है, यानी कंप्यूटर को हमने निर्देश दिया है कि मेमोरी लोकेशन तो बन गए तीन स्टेप तक। अब हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे तुम 5वीं और 6वीं स्टेप में जो भी मैंने लिखा है ना उसको तुम रिपीट करते रहो, ठीक है। रिपीट करते रहो यानी बार बार करते रहो। अब मैंने बताया था लूप के अंदर, यानी लूप वाले जो प्रोग्राम है उनके अंदर कोई भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कोई सर्टेन कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक तो रिपीटेशन स्टेटमेंट भी बताने होंगे और कंडीशन भी बतानी होगी। तो यहाँ पे मैंने रिपीटेड स्टेटमेंट बता दिया कि 5 और 6 नंबर को रिपीट करना है, और कंडीशन क्या बता दी, अनटिल, जब तक आई के अंदर रखी हुई वैल्यू एन के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी या बराबर ना हो जाए। देखो आई के अंदर वैल्यू क्या है 1 है और एन के अंदर वैल्यू क्या है 3 है। मैंने ये बोला है आई के अंदर रखी हुई वैल्यू जब तक 3 के बराबर ना हो जाए तब तक तुम्हें ये लूप रिपीट करना है। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि आई के अंदर जो वैल्यू 1 रखी है ना इसको मुझे बढ़ाना है, यानी 1 से 2 करना है, 2 से 3 करना है, ठीक है। यानी 1 को मुझे 3 तक पहुंचाना है। अब वो कैसे पहुंचाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे लॉजिक, ठीक है। तब यहाँ पे आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे, और कब तक बढ़ाएंगे, जब तक आई मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू 3 ना हो जाए तब तक हमें इस लूप को चलाते रहना है, ठीक है। तो फिलहाल आई के अंदर वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। आई के अंदर वैल्यू कितनी है 1 और एन के अंदर क्या है 3 है। तो कंडीशन यहीं से चेक होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, आई के अंदर वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, आई के अंदर वैल्यू है 1 और एन के अंदर वैल्यू है 3, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और कंडीशन क्या बोल रही हूँ, जब तक आई के अंदर रखी हुई वैल्यू 3 से छोटी या बराबर हो, देखो यहाँ तो छोटी हो या बराबर हो, दोनों में से एक चीज ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर तो नहीं है, यानी जो एक है वो 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन एक 3 से छोटा है, कंडीशन हमारी ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखी ना ये ट्रू होनी चाहिए कि जब तक अंटिल लिखा ना, जब तक ऐसा है कि जो आई के अंदर रखी हुई वैल्यू है वो 3 से छोटी या बराबर रहे, तब तक भाई तुमको 5वीं और 6वीं स्टेटमेंट को फॉलो करते ही जाना है। तो अभी कंडीशन ट्रू हो गई ना,
जो 1 है वो 3 से छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। एक भी चीज़ ट्रू है तो आंसर ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ आ गए हम? 5वें नंबर के स्टेप पे। यहाँ पे हमने क्या बोला? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था जब भी बात ऐसी है कि हमारे पास इक्वल का साइन है और इक्वल के साइन के आजू बाजू यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है, यानी ये अभी आपको बताया था कि इक्वल के जो राइट हैंड साइड होता है ना, प्रोग्रामिंग में पहले वो चीज़ परफॉर्म होती है यानी कैलकुलेशन परफॉर्म होता है जो राइट हैंड साइड लिखा होता है, और उसके बाद जो भी आंसर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आके असाइन हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? सम प्लस आई। इसका ये मतलब हो गया कि सम के अंदर जो वैल्यू रखी हुई ना 0 और आई के अंदर जो वैल्यू रखी हुई 1, इनको क्या कर दो? जोड़ दो, यानी 0 + 1 कर दो। अब 0 + 1 करके कितना आंसर आ जाएगा? तो 0 + 1 करके आंसर मिलेगा हमको 1। फाइन ना, 1 आंसर मिलेगा। तो अब ये जो 1 आंसर मिल रहा है ना, इसको क्या करो? सम के अंदर ले जाके असाइन करा दो। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा? सम के अंदर वैल्यू 0 है और आई के अंदर वैल्यू 1 है, तो 0 1 जुड़ गई यानी 1 आंसर आ गया, और जो 1 है वो सम के अंदर जाके असाइन हो गया। तब सम के अंदर अभी तो वैल्यू 0 है ना, तब ये 0 वैल्यू तो हट जाएगी और इसकी जगह अब यहाँ पर असाइन हो जाएगा 1। देखो, ये जो मेमोरी लोकेशन आपके बने ना, चाहे वो आपका n हो, चाहे वो आपका i हो, चाहे वो आपका सम हो, ठीक है, ये जो आपके मेमोरी लोकेशन बने हैं, ये मेमोरी लोकेशन तो है लेकिन ये किस टाइप के? वेरिएबल टाइप के। वेरिएबल का ये मतलब होता है कि इनके अंदर रखी हुई वैल्यू बदलती रहती है, मतलब यूजर जब चाहे तब इनकी वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, इसको एक तरीके से किराए का घर समझ लीजिए, एक तरीके से, यानी पुराना व्यक्ति जाता है और नया व्यक्ति रहने लगता है। ठीक है, तो जैसे सम था ना, सम के अंदर रिसेंटली आपने क्या देखा? इसके अंदर 0 था। अब हमने जब 5वें स्टेटमेंट पे आए ना, तब हमने बोला सम + 1 कर दो, यानी सम के अंदर जो वैल्यू 0 रखी ना उसको 1 से जोड़ दो और फिर सम के अंदर उसी वैल्यू को असाइन कर दो। तो 0 + आई के अंदर वैल्यू क्या है? 1, तो 0 + 1 1 हुई और सम के अंदर 0 हट गया और उसकी जगह क्या स्टोर हो गया? 1। ठीक है, यानी पुरानी वैल्यू जो हमने पहले सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी ना, वो अब 0 हट जाएगी और उसकी जगह नई वैल्यू आगे स्टोर हो जाएगी। तो सम के अंदर वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये स्टेप पूरी है 5वीं। अब 6वें नंबर पे हमने बोला है आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 1 से बढ़ जाएगी, आई के अंदर वैल्यू क्या है? 1, और 1 को आप जब 1 से बढ़ाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो 1 + 1 तो हो गई 2। अब 2 करने के बाद इसको कहाँ रख दो? आई के अंदर ही सेट कर दो। अब आई के अंदर जो पहले वैल्यू रखी थी ना, उससे कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है, वो तो उस वैल्यू को हटा देगा और उसकी जगह अब सेट कर देगा इस आई वैल्यू के अंदर 2। ठीक है, देखो आई की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, आई की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ से ये जो आपका काम पूरा हो गया, इसने क्या बोला था? यहाँ पे चौथे स्टेटमेंट 5वें और 6वें स्टेटमेंट को रिपीट करो जब तक ये कंडीशन बनी रहेगी, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा। तो अभी ये कंडीशन ट्रू थी, अभी हम जस्ट देख कर गए थे ना, 1 की वैल्यू 3 से छोटी थी, कंडीशन ट्रू थी, तभी तो हमारे ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। अब ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम वापस से आते हैं अपने चौथी स्टेप पर, वापस से आते हैं। ठीक है, अब वापस से जब हम यानी जो हमारा कंट्रोल है वापस से चौथे नंबर पर आ जाएगा इस कंडीशन में, और अब हमने फिर से बोला है कि तुम क्या करो? 5वीं और 6वीं स्टेप को फॉलो करो, यानी आपको दोबारा से स्टेप फॉलो करनी होगी। कब तक? जब तक आई की वैल्यू 1 से छोटी और बराबर ना हो जाए। अब यहाँ पे जो कंडीशन आई है आई की, यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, कंडीशन तो सेम रहेगी, वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? देखो पहले तो 1 थी, अब वैल्यू कितनी होगी? 2। तब यहाँ पे जो 1 थी ना, इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। ठीक है, पहले 1 से चेक थी, अब आई की वैल्यू बदल गई, तब 2 से चेक होगी। क्या 2 यानी जो 2 है क्या वो 3 से छोटा या बराबर है? भाई बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। कंडीशन क्या हो रही है? कंडीशन यहाँ पे हमारी ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू होती है तब हम कंडीशन के साथ में जो भी लिखा होता है उस पर आते हैं, और क्या लिखा हुआ है, यानी कंडीशन ट्रू होने पे हमने बोला है ना स्टेप 5 और 6 को रिपीट करो,
तो स्टेप 5 में हमने बोला है सम प्लस आई, यानी सम के अंदर जो वैल्यू है उसमें आई को जोड़ दो। तो सम के अंदर वैल्यू कितनी है अभी 1 और आई के अंदर वैल्यू कितनी है 2। तो आई मतलब सम के अंदर रखी वैल्यू और आई के अंदर वैल्यू जुड़ेगी, यानी 1 और 2 जुड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो 3 आंसर आ गया। अब 3 को कहाँ सेट कर दो, 3 को सेट कर दो तुम सम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो अब सम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर अभी तक तो 1 था, कंप्यूटर को अब इस 1 से कोई मतलब नहीं रहा। जैसे यूजर ने नया नंबर बोला, कंप्यूटर ने उस अपने अंदर एक नया नंबर सेट कर दिया, 3 को सेट कर दिया। फिर ये काम हो गया। अब इसके बाद वापस है 6वीं लाइन पर, और 6वीं लाइन क्या कह रही है, 6वीं लाइन कह रही है आई के अंदर रखी हुई वैल्यू को तुम फिर से 1 से जोड़ दो। तो आई के अंदर वैल्यू कितनी रखी हुई है अभी 2, अब इसको तुम फिर से 1 से जोड़ दो, यानी 2 + 1 कर दो। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। और कह रहा है कि इसको कहाँ सेट करना है, आई के अंदर ही सेट कर दो, है ना, इक्वल के सेट के लिखा है आई, तो आई के अंदर अब क्या सेट कर दो आप 3। तो बेसिकली ये जो 2 + 1 हुआ है ना, इसकी जगह यहाँ पर आई के अंदर स्टोर हो जाएगा 3। ठीक है, ओके ना, 6th स्टेप फॉलो हो गई। अब इसके बाद वापस से हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, फिर से 4th लूप पे चलेगा। देखा ये लूप चलता जा रहा है, यानी बार बार हम अपने लूप पर ही पहुंच रहे हैं, और ये तब तक पहुंचते जाएंगे जब तक हमारी कंडीशन ट्रू बनी रहेगी, यानी जैसे ही फॉल्स होगी वैसे हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब तक कंडीशन ट्रू है हम बार बार यहाँ पे पहुंचते रहेंगे। अब जब हम यहाँ पर आ गए तो फिर से हमें बोला, यानी हमने कंप्यूटर से बोला है तुम्हें 5वीं और 6वीं स्टेप को फॉलो करना है, फिर से फॉलो करना है। कब तक, जब तक आई के अंदर रखी हुई वैल्यू जो है वो n से छोटी या बराबर ना रहे। तो अब यहाँ पे फिर से चेक होगी आई की वैल्यू। तो आई के अंदर वैल्यू कितनी है, अब 3 है। ठीक है, तो अब ये जो 2 था ना हमारा, यहाँ से ये 2 हटेगा। कंप्यूटर यहाँ पे आई के अंदर क्या सेट कर देगा, आई के अंदर ऑलरेडी सेट है ना 3, तो कंप्यूटर 2 को हटा के यहाँ पे 3 से कंपेयर करेगा। क्या 3 3 से छोटा या बराबर है। अब कंडीशन क्या आ गई, अभी तक 1 और 2 तो छोटे थे, बराबर नहीं थे, लेकिन अब कौन सा नंबर आ गया 3। अब 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। क्या बताया था मैंने, छोटा या बराबर, एक भी कंडीशन ट्रू, आंसर ट्रू। तब जो 3 है वो 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन 3 के बराबर है। तो कंडीशन हमारे यहाँ पर बैठ रही है ट्रू, है ना, एक भी कंडीशन ट्रू है, आंसर ट्रू है। तो ट्रू है तो हमको फिर 5वें और 6वें नंबर पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 5वें नंबर पे हमने क्या बोला है, 5वें नंबर पे हमने बोला है सम के अंदर रखी हुई वैल्यू को आई के अंदर रखी हुई वैल्यू से फिर जोड़ दो। तो अब सम के अंदर क्या रखा हुआ है 3, सम के अंदर 3 रखा हुआ है, और आई के अंदर भी क्या रखा हुआ है 3, और 3 और 3 को तुम आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो कंप्यूटर ने 3 और 3 को जोड़ा और अपने दिमाग में कहीं ना कहीं क्या स्टोर कर लिया 6, और 6 को कहाँ जाके असाइन कर देगा, वो 6 को असाइन कर देगा वो सम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो अब वापिस आओ यहाँ पर सम नाम के मेमोरी लोकेशन में। सम नाम के मेमोरी लोकेशन में अब पहले जो भी वैल्यू थी इससे कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर वो नई वैल्यू ले आएगा 6, यानी हम जो भी नई वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर होती चली जा रही है। 6 स्टोर हो गया। अब क्या करना है हमें, 5वीं स्टेप फॉलो, जो हमारी 5वीं स्टेप थी वो फॉलो हो चुकी, यानी सम के अंदर 6 स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं, तो हमने क्या बोला, आई की वैल्यू फिर से तुम 1 से बढ़ा दो। तो आई के अंदर वैल्यू कितनी है 3, तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से बढ़ जाएगी, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को तुम वापिस से किस में असाइन कर दो, आई के अंदर ही असाइन कर दो। यानी आई के अंदर अब जो वैल्यू पुरानी थी 3, इससे कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं, इसको हटाएगा और इसके अंदर नई वैल्यू स्टोर कर देगा 4। फाइन, अब ये 6वीं स्टेप फॉलो हो गई। अब वापिस से यहाँ से हम वापिस से आ जाएंगे नंबर 4 स्टेप पर। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम फिर से कंप्यूटर को बोल रहे हैं तुम्हें 5वीं और 6वीं रिपीट करना है जब तक ये जो कंडीशन लिखी हुई है i is less than equals to n, ये जब तक ट्रू हो तब तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक होगी। तो देखो i के अंदर अब पहले थी 3, अब तो लेकिन करंट में देखा जाए तो इसके अंदर वैल्यू क्या है 4। तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपडेट होगी, 3 की बदले अब यहाँ पे वैल्यू हो गई 4।
क्या 4 3 से छोटा या बराबर है? देखो ना तो 4 3 से छोटा होता ना बराबर होता। जब होता ही नहीं तो यानी ये कंडीशन अब आपकी क्या हो गई? अब तक तो ट्रू थी लेकिन अब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। फाइन। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होती है अब आपका कर्सर ये 5वें और 6वें नंबर पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था चौथे स्टेप में कि आप रिपीट करो स्टेप नंबर 5 और 6 जब तक i इज लेस देन इक्वल टू n, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक 5 और 6 रिपीट करने, और ये फॉल्स है तो इसका मतलब आपको इन्हें रिपीट नहीं करना। तब कहाँ जाना है? तब इसने 6वें नंबर तक की शर्त रखी ना, 5वें 6वें, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो तुम 6वें के बाद यानी 7वें नंबर पे चले जाओ। अब 7वें नंबर पे हमने बोला है प्रिंट सम, यानी जो कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन है उस पर सम के मेमोरी लोकेशन के जो वैल्यू रखी है ना उसको तुम प्रिंट करा दो, और उसके अंदर वैल्यू कितनी रखी हुई है 6, तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको मिल गया 6। ओके, सो आपने कंप्यूटर से बोला था 3 अंक दिए थे, यानी आपने 3 नंबर दिए थे और आपने कहा था 3 तक के नेचुरल नंबर का आपको सम कर वो दे दे, तो कंप्यूटर ने आपको 3 नेचुरल नंबर के जो सम है उसका आंसर 6 आता है वो आपको कर यहाँ पर दे दिया। अब इसके लिए लेकिन आपको ये पूरा लॉजिक बनाना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से आपके लॉजिक बनते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लगे तो प्लीज़ दोबारा से पूरा वीडियो देख लेना, लेकिन इस कंसेप्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि आपका पूरा प्रोग्राम यानी पूरी प्रोग्रामिंग जो है पाइथन की वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ओके फाइन, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं मानती हूँ, बट अगर आप एक बार या 2-3 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मेमोरी लोकेशन पर, कि कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, किस मेमोरी लोकेशन में किस समय कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, किस समय उस मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू चेंज हो रही है। इस सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 3 प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इनके एल्गोरिथम्स। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।